morning, sir. Very good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. Very good morning. बहुत देर गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. So, today, Morning, sir. very good morning. Today we are going to take up the shifting of tax in monopoly, एकाधिकार में कर विवर्तन। गुड मॉर्निंग अंशिका बिटिया, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा कम आता है एग्जाम में, क्योंकि दिस इज ए बिट डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ए बिट डिफिकल्ट। गुड मॉर्निंग बेटा, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। ए बिट डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसका जो डायग्राम बनता है उसको लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इफ मोनोपोली कम्स तो यू हैव टू मेक 2 डायग्राम्स। आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, है ना। लंप सम टैक्स के लिए अलग बनाना पड़ेगा, पर यूनिट टैक्स के लिए अलग बनाना पड़ेगा। इसके डायग्राम्स ही बिल्कुल अलग बनेंगे, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम दोनों डायग्राम्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर देंगे ताकि ये टॉपिक आपका जो है शिफ्टिंग का खत्म हो जाए। एक बार शिफ्टिंग खत्म हो जाता है तो मानिए आपको एक क्वेश्चन तो आ ही गया, या तो मोनोपोली में आएगा या परफेक्ट कंपटीशन में, बिकॉज इन योर कोर्स ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं है, तो दैट यू डोंट नीड टू स्टडी, उनको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद हम लोगों को पब्लिक एक्सपेंडिचर शुरू करना है। हम इसको इस वीक ना शुरू करके अगले वीक शुरू करेंगे, क्योंकि इस वीक में मुझे बजट पर कई लेक्चर देने हैं, अलग अलग जगहों पर देने हैं, तो मुझे तैयारियां थोड़ी ज्यादा करनी है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम कल शायद अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सवेरे ही टाइम मिलता है मुझे, दिन में तो मैं यूनिवर्सिटी में व्यस्त हो जाता हूँ। एंड द यूनिवर्सिटी इज नाउ ओपन फॉर टीचर्स, तो 3 दिन मेरे इसी में चले जाएंगे। तो दैट इज वाई आज अभी मैंने अनाउंस कर दिया, लगभग 78-77 बच्चे हैं। दैट सिंपली मीन्स कि आप लोगों का अनाउंसमेंट हो गया। कल वाले की जगह हम अगले हफ्ते पब्लिक एक्सपेंडिचर शुरू करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर खत्म करने के बाद हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी या थोड़ा सा बजट आप लोगों को पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अलग होगा। आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, आपको बजट के बारे में बता नहीं, मैं जहां लेक्चर दूंगा वो ऑनलाइन भी होता है, मतलब मैं ऑफलाइन भी दूंगा, ऑनलाइन भी दूंगा। तो आपको मैं किसी तरीके से किसी एक स्टूडेंट को नाम बता दीजिए, तो जो मेरे पास लिखता है मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा, किसी एक आदमी को कर दूंगा, ही विल शेयर इट टू अदर्स। मोस्ट प्रॉब्ली मैं 5 वाला लेक्चर आप लोगों के लिए कर दूंगा, लेकिन वो जो हम जिस ढंग से लेक्चर देंगे उसको आपको समझने के लिए पहले एक बेसिक्स भी चाहिए था। तो एक आदमी को मैं दे दूंगा, किसी को दे दूंगा 5 वाला, 6 वाला नहीं दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकली हायर स्टैंडर्ड का होता है, केवल इकोनॉमिस्टों के लिए होता है। 5 वाला जीबी पंत वाला, आई विल गिव यू द शेयर। मैं कई जगह बोलूंगा तो आपको कई लिंक शेयर कर दूंगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आप जानते हैं कि इकोनॉमिस्टों को पॉलिटिशियंस का पूछते हैं केवल और केवल बजट के समय, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स की कोई सुनता नहीं है। बहुत श्योर हो जाइए, अर्थशास्त्र की जगह राजनीति शास्त्र में भागीदारी ज्यादा अच्छी होती है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज प्रेजेंटिंग यू टैक्स शिफ्टिंग इन मोनोपोली। बिल्कुल क्लियरली याद कर लीजिएगा कि हम 2 अलग अलग डायग्राम बनाएंगे और दोनों को अलग ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम जो है आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपना जो प्रेजेंटेशन है, दिस वन, राइट। जी, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि शिफ्टिंग इन मोनोपोली, ठीक है ना। शिफ्टिंग इन मोनोपोली, एकाधिकार में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर विवर्तन, ठीक है ना। और हमने कहा इसको 2 डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। पहले आसान वाला कर देते हैं, इसको भी आपको देना जरूरी है। देखिए वहां पर मैंने आपसे कहा था कि लंपसम नहीं देंगे, लेकिन अगर एकाधिकार आ गया प्रश्न में
तो आपको दोनों देने पड़ेंगे ना, दो डायग्राम्स देने पड़ेंगे, एक लंप सम टैक्स का और एक पर यूनिट टैक्स का। तो मैं पहले कौन सा पढ़ाने जा रहा हूं, बड़ा सिंपल सा, लंप सम टैक्स, एक मुश्त कर, यानी एक बार में कर लगा दिया जाए किसी भी चीज पर तो उसका क्या स्थिति बनेगी। ध्यान से देखिए, इसमें जो डायग्राम इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग कौन सा करेंगे। अभी पिछली साल के डायग्राम नहीं याद है तो मैं फिर से थोड़ा थोड़ा वैसे बता देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमेशा शून्य से शुरू होता है, टोटल रेवेन्यू हमेशा शून्य से शुरू होता है और घटती दर से बढ़ता चला जाता है। टोटल रेवेन्यू इस आकार का होता है, क्यों? जीरो वस्तु बेचेंगे तो जीरो पैसा मिलेगा। ये क्या है? कमोडिटीज। और ये क्या है? रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू। तो ज्यों ज्यों आप ज्यादा वस्तुएं बेचते जाएंगे टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन घटती दर से, क्योंकि जितनी ज्यादा वस्तुएं बेचेंगे आप उतना आपको क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि प्राइस घटाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्राइस घटाना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट की रेखा हमेशा ऊपर से चलती है, यहां से चलती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होता है, कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो टोटल जो रेखा होती है ये हमारी शुरू में घटते दर से और फिर बढ़ते दर से बढ़ना शुरू कर देती है। तो इसको शुरू में हम देखिए ध्यान से, घटते दर से बढ़ा रहे हैं, घटते दर से बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद ये घटते दर से बढ़ते 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 एक स्टेज के बाद जाकर ये बढ़ते दर से बढ़ने लगती है। तो ये क्या है? टोटल कॉस्ट की रेखा। जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसकी वजह से ये जीरो से शुरू नहीं होती, इतना फिक्स्ड कॉस्ट है। और इसके बाद ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट शुरू में घटता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता चला जाता है। इसलिए शुरू में ये कैसे दर से बढ़ रही है? नेचुरली घटते दर से बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद ये एक बिंदु के बाद ये फिर बढ़ने लगती है। इन दो पॉइंट्स को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, Z1 और Z2। यानी यहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है, TR इज इक्वल टू TC। ये कौन से बिंदुओं पर बराबर है? Z1 पर, Z2 पर। शुरू में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो अगर आप एक वस्तु दो वस्तु बनाएंगे तो नेचुरली घाटा होगा। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ लॉस। ये हमेशा लॉस होगा, है ना। इसको हम लोग डायग्राम में नीचे से शुरू करते हैं, तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग लॉस से शुरू करते हैं, तो ये लॉस हो रहा है। तो ये लॉस कहां तक चलता है? इस पॉइंट तक चलता है। तो ये जो है लॉस के पॉइंट्स हैं, और उसके बाद ये गेन होना शुरू होता है, और ये फिर धीरे धीरे गेन बढ़ता है, फिर घटने लगता है, और इस पॉइंट पर आते आते फिर जाकर क्या होता है कि जनरली एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ये हाईएस्ट होने के बाद ये घटने लगेगा, और यहां पर फिर ये जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है? Z2 का पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? Z1 का पॉइंट है। इसके नीचे ये लॉस है, इसके आगे फिर लॉस है, क्योंकि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जा रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट वहां होगा जहां दोनों का जो अंतर है, अंतर जो है वो मैक्सिमम होगा। वो पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट होगा। इस यहां तक बढ़ रहा है प्रॉफिट, और इसके बाद ये घटना शुरू हो गया। ये डायग्राम हम लोग पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा BA1 में। अब प्रश्न है कि लंप सम टैक्स लगा दिया गया, यानी एक बार में कर लगा दिया गया, तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, मान लीजिए ये लंप सम टैक्स लगा, कितना? यहां से यहां तक। तो अब इसी के पैरेलल हमारी जो रेखा है टोटल कॉस्ट की बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल बढ़ती चली जाएगी। और बढ़ती चली जाने के बाद ये रेखा, ध्यान से देखिए, ये हो गया टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स की रेखा। अब Z1 बिंदु आगे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। क्यों आगे आ जाएगा? कारण आप जानते हैं, ये पैसा किसने ले लिया? सरकार ने ले लिया। तो अब जो Z1 का बिंदु है, जो नया Z1 है,
या जो नया Z2 है ये पहले की ओर हो जाएगा। क्यों पहले की ओर हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, टैक्स सरकार को देना है, तो ये जो रेखा है वो पैरेलली ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि ये टोटल कॉस्ट की रेखा है। तो टोटल कॉस्ट की रेखा में आप जो जोड़ रहे हैं वो एक तरीके से उसको फिक्स्ड कॉस्ट ही जोड़ लीजिए, क्योंकि एक ही बार टैक्स लगा है, क्योंकि टैक्स एक ही बार लगा है, इसलिए अब आपका जो टोटल प्रॉफिट के पॉइंट्स हो जाएंगे वो यहां से शुरू होंगे और कुछ यहां पर जाकर आकर खत्म हो जाएंगे, यानी यहां पर, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ गया है। तो अब ध्यान से समझने की बात यह है कि जो नई रेखा हो गई और जो पुरानी रेखा हो गई, किस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट होता है MR इज इक्वल टू MC, और ये पॉइंट कहां होता है? जहां दोनों की स्पर्श रेखाएं बराबर हों। ध्यान से देखिए, ये स्पर्श रेखा है किसकी? हमारे TR बिंदु की। ये स्पर्श रेखा किसकी थी? TC बिंदु की। ये दोनों कैसी होनी चाहिए? समानांतर। तो पहले हमको किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था? इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, यानी इतना पैदा करना चाहिए था, ये मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट था। इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल नहीं रहा था, यानी उत्पादन बढ़ाना था इस पॉइंट तक, और इसके बाद प्रॉफिट घटने जा रहा था। अब टैक्स लग गया, तो भी ध्यान से देखिए कि पैरेलल लाइन यहीं पर है, यहीं पर है, यानी पैरेलल मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट अब भी वही है। प्रॉफिट घट गया है, प्रॉफिट घट गया है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट वही है। मतलब क्या हुआ कि अगर लंप सम टैक्स लगता है तो मोनोपोली का प्रॉफिट कम हो जाता है और कंज्यूमर पर भार नहीं पड़ता। कंज्यूमर डज नॉट बियर एनी बर्डन। ये बड़ा महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। मोनोपोली का प्रॉफिट कम हो जाता है और कोई भी भार उपभोक्ता पर नहीं डालता, एक बूंद भी उपभोक्ता पर नहीं पड़ता। अपने टोटल प्रॉफिट जो कि यहां से यहां तक था, जो कि यहां से यहां तक था, इसी प्रॉफिट में से पेमेंट कर देता है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट की रेखा है वो ऊपर चली गई है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का बिंदु जो पहले इतना प्रॉफिट था अब घटकर इतना हो गया, लेकिन वो अपनी सेल कम नहीं करेगा, प्राइस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट कहां होता है? जहां TR और TC का जो अंतर है वो मैक्सिमम हो। TR और TC का मैक्सिमम कहां अंतर होता है? जहां दोनों की स्पर्श रेखाएं समान हो, यानी MR बराबर MC हो। तो जब ये स्पर्श रेखा खींचेंगे हम TR बिंदु पर, तो ये तो वही रही, TC बिंदु की स्पर्श रेखा भी वही रही। अब टैक्स लगाने के बाद ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली समानांतर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समानांतर है जो यहां से यहां तक चल रही हैं। इन समानांतर रेखाओं की वजह से एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर रहेगा। तो अगर लंप सम टैक्स लगाया जाए एक अधिकारी पर तो कर का विवर्तन नहीं होता। देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। कर का पूरा भार वहन करता है उत्पादक या विक्रेता। वो मांग कम नहीं कर सकता, क्योंकि निश्चित रूप से वो किस बिंदु पर उत्पादन करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां एक के बराबर यहां पर उत्पादन करता है। तो अगर वो कीमत बढ़ा देगा तो अचानक मांग में कमी आ जाएगी, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। इस डायग्राम को बना लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम कम मिलेगा आपको, लेकिन इसको बना लीजिए और ये डायग्राम बहुत आराम से आपको शो करता है कि इफ देयर इज ए लंप सम टैक्स, अगर कोई एक मुश्त कर है तो कर का भार उत्पादक वहन करता है। मोनोपोली की बात कर रहे हैं, सिर्फ मोनोपोली की बात कर रहे हैं, और कोई भी भार उपभोक्ता पर नहीं डाला जाता। लेकिन अगर पर यूनिट टैक्स है तब क्या होगा? थोड़ा डायग्राम अलग हो जाएगा, क्योंकि तब हमको टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू नहीं देखनी है, तब हमको क्या देखना है? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, यानी अब हम मोनोपोली मार्केट में एक उत्पादक की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये उसकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है,
अगर ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है तो इसकी आधी गिरावट के साथ हमारी एमआर कर्व होगी। सवाल ये है कि पहले कोई चीज बिक रही थी एक हिसाब से और ये थी कॉस्ट कंडीशंस। अब मैं कॉस्ट कंडीशंस कई तरीके की बना सकता हूं, लेकिन मैं बहुत एक ही तरीके की बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये थी हमारी कॉस्ट कंडीशंस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां एमआर बराबर एमसी हो और एमसी की रेखा एमआर की रेखा को नीचे से काटे। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये एमआर की रेखा है, ये एमसी की रेखा है, यानी ये हो गया, इसका नाम रखा जेड। तो पहली चीज क्या तय हो गई कि हम कितना सामान बेचेंगे, और ये जो सामान बेचा गया ये हो गया OX0। इसके बाद अगर हम इस रेखा को सीधे ऊपर तक की ओर खींच दें तो ये हमको मिल जाएगा AR का बिंदु। AR माने डिमांड कर्व, या हम कहते हैं मांग वक्र, या हम कहते हैं प्राइस। तो हमको प्राइस मिल जाएगा और ये हो गया हमारा पी प्राइस। और AR माइनस AC क्या होता है? होता है हमारा प्रॉफिट। AR माइनस AC हमारा होता है प्रॉफिट। तो AC यानी ये बिंदु आया और ये हो गया हमारा कॉस्ट यानी OC। तो इतना हमारा प्रॉफिट का हो गया। इसको हमने लिखा T, इसको हमने लिखा M। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया कितना? PCTM। टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया PCTM। ये ओरिजिनल सिचुएशन है। हम लोगों को कितना प्रॉफिट मिल रहा है साफ साफ दिख रहा है, क्या प्राइस होगा ये भी साफ साफ दिख रहा है, वगैरह वगैरह। अब मान लें कि टैक्स लग रहा है, तो टैक्स लगने से क्या होगा? दोनों रेखाएं ऊपर की ओर चली जाएंगी, एमसी की रेखा भी और एसी की रेखा भी। तो टोटल टैक्स बराबर है, मान लीजिए यहां से यहां तक टैक्स लग रहा है, एक इकाई पर इतना है, तो ये हर इकाई पर इसी ढंग से बढ़ता चला जाएगा। तो पहले हमने कौन सी रेखा बनाई? एसी की रेखा बना दी। और फिर हमने कौन सी रेखा बना दी? एमसी की रेखा बना दी। और ध्यान से देखिए कि ये नया हो गया, इसको हमने लिखा एमसी टैक्स के साथ। और क्योंकि हर इकाई पर लग रहा है तो एसी भी उसी स्पीड से बढ़ जाएगा, तो एमसी टैक्स के साथ। तो ये हमारी हो गई नई रेखा। अब ध्यान से देखिए कि टोटल टैक्स कितना है, जो यहां से लेकर के यहां तक है, जो एग्जैक्टली इतना है। तो ये हर पॉइंट पर इतना ही होगा जितना एसी का अंतर है। एसी पुरानी एसी के पैरेलल है, एमसी पुरानी एमसी के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रेखाएं हैं। तो जो नई रेखा है उस हिसाब से ध्यान से देखिए कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया Z1। तो जो Z1 हमारा नया रेखा का पॉइंट हो गया, इससे इसका मतलब एक चीज तो पक्का हो गया कि हमारा टोटल सेल थोड़ी घट गई। मान लीजिए ये हो गई X1, और इसके ऊपर की ओर हम चले गए तो हमको मिल गया प्राइस 1। ये हो गया हमारा प्राइस 1। और जो नया प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया? जरा ध्यान से देखिए, ये है हमारा नया प्राइस और ये है हमारी नई एसी की रेखा। तो ये हो गया हमारा नया प्रॉफिट यानी C1, और इसको हमने लिखा T1 और इस जगह को लिखा M1। तो नया प्रॉफिट हमारा हो गया, ध्यान से देखिए, P1 T1 C1 M1। और बिल्कुल पक्का है कि पहले जो प्रॉफिट था वो ध्यान से देखिए ये वाला था। मैं लाइन को दोहरा कर दे रहा हूं, ये वाला हमारा प्रॉफिट था जहां पिछली बार का AR और AC का डिफरेंस था। तो ये था हमारा पहले प्रॉफिट, और अब हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा घटने की संभावना है या घट गया है। अब 3 चीजें ध्यान में रखनी है और हमको पढ़ना है कि कितना टैक्स शिफ्ट हुआ।
पहली चीज हमने क्या देखी, आउटपुट घट गया। आउटपुट घटकर कितना हो गया, x0 से x1 हो गया, इतना आउटपुट घट गया। दिस इज द डिक्रीज इन आउटपुट। दूसरी चीज क्या देखी, प्राइस बढ़ गया। तो जो प्राइस बढ़ा वो कितना बढ़ा वो भी हम लोगों ने देख लिया, दिस इज P1 P। तीसरा, टोटल प्रॉफिट में अंतर आ गया। टोटल जो प्रॉफिट है वो पहले था हमारा रेक्टेंगल PCTM, नया रेक्टेंगुलर से थोड़ा छोटा बन गया P1 T1 C1M। अब देखना है कि कितना टैक्स का भार किस पर पड़ा। ध्यान से देखिए, जो पैसा बढ़ा है वो तो उपभोक्ता को देना ही देना है। तो उपभोक्ता पर भार कितना है, PP1। कंज्यूमर पर भार कितना है, PP1। बिल्कुल क्लियर कट डायग्राम में दिख रहा है। अब उत्पादक पर कितना भार बढ़ा, ये हमको सोचने की जरूरत है। इसको हम एल्जेब्रिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक सीधा तरीका भी था हमारे पास। एक सीधा तरीका था, बड़ा सिंपल तरीका था कि हम क्या करें कि अगर हम टोटल टैक्स की मात्रा देखें किसी भी बिंदु पर, चाहे एसी से निकाल लेते हैं टैक्स, तो टैक्स टोटल कितना पड़ा, यहां से लेकर के और यहां तक इतना टैक्स बढ़ गया। चाहे एसी से निकाल लें और चाहे अगर एमसी से निकालेंगे तो भी वही रेशियो आएगा। तो अगर हम टोटल टैक्स निकाल लें जिसकी वजह से टोटल अंतर पड़ा, तो टोटल टैक्स की मात्रा कितनी है, या तो हम नए एसी से पुराने एसी को कम कर दें, और या नए एमसी से पुराने एमसी को कम कर दें, क्योंकि शून्य बिंदु पर ही कम हो सकता है। तो शून्य बिंदु पर पहले यहां से शुरू हो रहा था, अब यहां से शुरू हो रहा, तो ये है टोटल टैक्स की मात्रा। और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो टैक्स की मात्रा है, इसको हम कोई नाम ले लें HL। तो जो HL है ये ग्रेटर है PP1 तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि हम चाहते तो सीधे तरीके से निकाल लेते कि जो टैक्स बढ़ा उसमें से जितना कंज्यूमर ने दिया बाकी कौन दे रहा है, वो तो उत्पादक ही दे रहा है, यानी HL माइनस PP डैश। ये उत्पादक का हिस्सा हो गया, ये उपभोक्ता का हिस्सा हो गया। लेकिन मैथमेटिकली ये सिद्ध किया जा सकता है, मैथमेटिकली ये सिद्ध किया जा सकता है, कर नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो हिस्सा जितना कीमत बढ़ी उपभोक्ता दे रहा है और जो मांग घटी उसका नुकसान किसको हो रहा है, उत्पादक को हो रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कायदे से देखें तो जो HL माइनस PP डैश है वो बराबर किसके होगा, X1 X0 के होगा। तो कई किताबों में से सीधे लिख दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको सीधे लिखना पसंद नहीं करते हैं। वी डोंट वांट टू राइट इन दिस मैनर। व्हाट वी डू इज वी सिंपली से कि उसके लिए फिर दूसरा डायग्राम बनाना चाहिए था, फिर ये डायग्राम नहीं बनाना चाहिए था, उसको भी मैं बना के आपके सामने दिखा देता हूं। आई विल मेक इट, जहां मैं एसी और एमसी को फिक्स करके दिखा दूंगा। एक तीसरा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इस डायग्राम में शो करने का तरीका क्या है, टोटल टैक्स माइनस टोटल इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस कौन दे रहा है, उपभोक्ता, और बाकी हिस्सा कौन दे रहा है, उत्पादक। तो इस डायग्राम में हम लोग क्या लिखते हैं, PP1 इज इक्वल टू द बर्डन ऑन कंज्यूमर, और टोटल टैक्स में से PP1 घटा दें तो जो बियर करेगा वो करेगा उत्पादक। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टोटल प्रॉफिट में से भी अगर हम टोटल प्रॉफिट घटा दें, पहले कितना प्रॉफिट मिल रहा था ध्यान से देखिए। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इस डायग्राम को बड़ा कंफ्यूजिंग कर देते हैं लोग। टोटल प्रॉफिट पहले कितना था, PTMC, अब कितना प्रॉफिट बचा, P1 T1 M1 C1। तो जो टोटल प्रॉफिट घटा वो किसका नुकसान हो रहा है, उत्पादक का। तो टैक्स के कारण कितना नुकसान हुआ,
वो हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर ये किसी किताब में लिखा है तो इसको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? मैं यहां पर फिर से समझा दूं। एक शब्द होता है इंसीडेंस, यानी कितना कर का भार पड़ा, और एक होता है बर्डन। ध्यान से देखिए, दोनों अलग अलग शब्द हैं। माने कर, टोटल मान लीजिए कर से सरकार को आय हुई 2000, इसमें से 600 उपभोक्ता ने दिया तो 1400 किस पर पड़ा? उत्पादक पर। 1200 कंज्यूमर ने दिया तो 800 कितने पर पड़ा? उत्पादक पर। यानी टोटल कर से सरकार की आमदनी 2000, इसमें से कुछ उत्पादक देगा, कुछ उपभोक्ता देगा, जो भी देगा वो उसका शेयर। इसे कहते हैं इंसिडेंस। कर का भार कुछ और हो गया, मांग भी तो कम हो गई, उस मांग का भी प्रभाव उत्पादक पर पड़ा। तो ये जो प्रॉफिट का अंतर है, जो प्रॉफिट का अंतर है, जो भी प्रॉफिट का अंतर है, इसे हम क्या कहते हैं? कर भार, टैक्स बर्डन। और ये इंसिडेंस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बार बार आपसे कह रहा हूं, यानी कर से सरकार को जितनी आमदनी पड़ती है, उससे ज्यादा भार उपभोक्ता उत्पादक पर भी पड़ सकता है, कम भार भी पड़ सकता है। कम भार क्यों पड़ सकता है वो तो हम अलग पूरा एक टॉपिक ही पढ़ाएंगे। तो अगर किताब में ये लिखा है कि दोनों के प्रॉफिट का अंतर उत्पादक पर पड़ने वाला भार है, तो गलत लिखा है। उसे हम क्या कहते हैं? बर्डन। शिफ्टिंग नहीं। शिफ्टिंग माने टोटल टैक्स जो सरकार की आमदनी है, उसमें से कितना पोर्शन शिफ्ट किया गया। मतलब कुछ चीजों के दिमाग में बिल्कुल, मैंने इसीलिए बर्डन और इंसिडेंस, करापात और कर भार, दोनों का अंतर स्पष्ट है। कर की वजह से जो आपत्ति आई वो इंसिडेंस है। कर का जो भार पड़ा वो बहुत ज्यादा भी पड़ सकता है, बहुत कम भी पड़ सकता है। सरकार टैक्स लगाए 5 रुपए और हम वसूल ले उपभोक्ता से 12 रुपए, ये तो हमारी योग्यता पर निर्भर करता है, या लोग हमारी चीज को खरीदना ही चाहते हैं, लॉयल्टी हमारी चीज की है, प्रीमियम हमें देना चाहते हैं। नहीं, मिठाई तो भाई कामधेनु से ही खरीदेंगे। तो वट एवर इट इज, सरकार ने टैक्स लगाया 5 रुपए, कामधेनु ने मिठाई का दाम बढ़ा दिया 10 रुपए, लीजिए, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो कर का भार अलग चीज है और कर का आपात या इंसिडेंस अलग चीज है। तो प्रॉफिट का जो अंतर है वो कर का भार है, और जो प्राइस चार्ज किया उत्पादक ने उपभोक्ता से प्लस जो अपनी जेब से दिया, उसे इंसिडेंस कहते हैं। एक और डायग्राम से इसको बना सकते हैं जो ज्यादा आसान है, लेकिन बनाइएगा, कोशिश करिएगा यही वाला। अगर नहीं तो फिर एक तरीका और है, वो भी बनाया जा सकता है। हमने लिया AR, हमने लिया MR एज यूजुअल। अब मान लीजिए यहां पर अगर आप देखें, हम ले ले ACMC को बिल्कुल कांस्टेंट कॉस्ट्स। तो क्या फर्क पड़ा जरा देखिए। यहां पर ये प्राइस है कब? इक्विलिब्रियम से पहले। ये है डिमांड OX0, तो ये है कॉस्ट, ये है प्राइस, ये है इक्विलिब्रियम, और ये है हमारा पॉइंट। तो टोटल PCMZ नाम का प्रॉफिट मिल रहा है। दिस इज प्रॉफिट। अब अगर हमने टोटल टैक्स लगा दिया, अब की बार बिल्कुल सीधे ही रखा, तो क्योंकि सीधी रेखा है तो इसलिए टैक्स भी सीधा रखा पर इकाई कर। ACMC। तो ध्यान से देखिए, अब नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया Z1, ऊपर की तरफ प्राइस चला गया, P1 नीचे की तरफ डिमांड चली आई, X1
ये आ गया आपका P0। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट या प्लस टैक्स, इतना टैक्स लगा। तो टैक्स टोटल कितना लगा, इतना लगा। इस टोटल टैक्स में से हमने कंज्यूमर को कितना दे दिया, इतना, ठीक है ना। तो जितना कंज्यूमर को दे दिया P0 P' और इसको इसमें से अगर घटा दें तो कितना होगा, ध्यान से देखिए। इस रेक्टेंगल की बात कीजिए, दो हिस्सों में बट गया है। इस हिस्से में एक तरफ डिमांड का हिस्सा है, माने ये पोर्शन, और एक पोर्शन है ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है, इसलिए ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है। यानी कर का भार, जितनी मांग कम हुई किसको मिला, एकाधिकारी को, और बाकी भार किस पर पड़ा, उत्पादक। इसमें भी आराम से शो किया जा सकता है, इस डायग्राम से भी शो किया जा सकता है, लेकिन हम उस डायग्राम को प्रिफर करते हैं, उस डायग्राम को आसानी से बतलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप चाहें तो ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, तो हमको इसमें कुछ शो ही नहीं करना होता। CC डैश इज टोटल टैक्स, P0 P1 इज टोटल प्राइस इंक्रीज, जो बचा हुआ है उत्पादक का, बाकी हिस्सा उपभोक्ता का। इस तरीके से भी हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि मांग में होने वाली कमी उत्पादक को प्रभावित करेगी और कीमत में होने वाली वृद्धि उपभोक्ता को प्रभावित करेगी, इसलिए मांग में होने वाली कमी भार पड़ रहा है उत्पादक पर और कीमत में बढ़ने वाला प्रभाव प्रभावित कर रहा है उपभोक्ता को। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, जो सा डायग्राम आप बनाना चाहें बनाएं। अब मैं एक चीज और पढ़ा दूं जिससे कि ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। आता नहीं है इम्तिहान में, लेकिन आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने जो बनाया था उस दिन डायग्राम, वो परफेक्ट कंपटीशन में बनाया था। और परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने कहा था कि मार्केट का इक्विलिब्रियम ये होता है। अगर ये मार्केट का इक्विलिब्रियम है, यानी इसको हमने कहा सप्लाई कर, इसको कहा डिमांड कर, और इसको हमने कहा X0, और इसको हमने कहा प्राइस, जो सबके लिए फिक्स हो गया। सप्लाई का मतलब है कि टैक्स की वजह से सप्लाई कर ऊपर की ओर चली गई, तो जितना दाम बढ़ा उसको किसने दिया, उपभोक्ता ने दिया। और जितना बाकी हिस्सा बचा टैक्स का, जो भी हिस्सा बचा टैक्स का, वो किसने दिया, ये PP1 उसने दिया और PP2 दिया। तो PP1 उपभोक्ता और PP2 उत्पादक। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन हो, तब क्या होगा, और डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन हो तो क्या होगा। जरा इसको समझने की जरूरत है। अगर वर्धमान लागतें हों तो क्या होगा, अगर ह्रासमान लागतें हों तो क्या होगा। अब चाहे मोनोपोली पढ़ रहे हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हो, हम लोगों को मालूम है कि लागतें घटती हुई होती हैं। क्यों घट सकती हैं, लागतें घटती होने के कई कारण हैं। इनपुट सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लागतें घट जाएंगी। वेजेस कम हो गई, मजदूरी घट जाएगी तो भी लागतें कम हो जाएंगी। या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो भी लागतें कम हो जाएंगी। बढ़ने के कारणों में एक तो टैक्स है ही, लेकिन इनपुट महंगे हो सकते हैं, लेबर महंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट है तो टैक्स लगाकर हम तो यहां से यहां तक पहुंचे, और अगर कॉस्ट घट गई यानी उत्पादन की लागत घट गई, ध्यान से देखिए, तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब डिक्रीजिंग कॉस्ट, माने कॉस्ट घट गई। तो यहां से Z से पहुंचे Z1 पर टैक्स की वजह से, लेकिन वापस आ गए Z2 पर। क्यों आ गए Z2 पर, क्योंकि इस बिंदु पर लागतें घट गई हैं। और ध्यान से देखिए, अगर लागतें घट गई हैं तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। अब देखिए कि उपभोक्ता पर कितना कम प्रभाव पड़ रहा है। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट अगर है
तो उपभोक्ता को बहुत फायदा है, और निश्चित रूप से लागतों की कमी का प्रभाव सरकार को टैक्स के रूप में तो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कहीं इंक्रीजिंग कॉस्ट है तो यहां से यहां तक तो बढ़ गया टैक्स की वजह से, और अब बढ़ गई लागतें भी। टैक्स भी बढ़ा प्लस इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बढ़ा, तो ध्यान से देखिए अब कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। शायद P1 से भी ऊपर, अब ये P2 हो गया, ये P1 हो गया। अब देखिए कि उपभोक्ता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब पहले इतना पड़ रहा था, अब इतना ज्यादा पड़ रहा है। तो सरकार को इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता, कंज्यूमर पर और मार्केट पर। डिमांड भी बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी, बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी। तो कंज्यूमर पर और डिमांड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में टैक्स लगाया जाए तो सरकार की आय तो बढ़ेगी ही, मांग में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और उपभोक्ता को ज्यादा देना भी नहीं पड़ेगा, उपभोक्ता का नुकसान नहीं होगा। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तकनीकी अब बढ़ रही है या लागतें घट रही हैं, इनपुट्स की लागतें घट रही हैं, ऐसे क्षेत्रों में सरकार टैक्स लगाए तो जनता के बीच बेचैनी कम होगी, परेशानी कम होगी, असंतोष कम होगा, और सरकार की आय भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामान की बिक्री भी कम नहीं होगी। बट अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट में लगाती है तो न केवल डिमांड घट जाएगी, सरकार की आय पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ता पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉस्ट में सिर्फ एक अंतर है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंतर्गत डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष ज्यादा होता है, सरकार की आय कम बढ़ती है, मांग तेजी से घटती है। तीनों ही तरह के नुकसान है। The government income rises a bit lower, the revenues are a bit lower, and the dissatisfaction is greater, and the demand decreases. उल्टा अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस हैं तो सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, उपभोक्ता पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और पूरे देश में रोजगार और बाकी चीजों पर ज्यादा लाभ होता है। तो ये जो कॉस्ट कंडीशंस हैं ये भी इफेक्ट डालती हैं। तो टोटल टैक्स कंडीशन पर तीन चीजें प्रभाव डालती हैं। एक, टाइप ऑफ मार्केट। टाइप ऑफ मार्केट में दो तरह के मार्केट हुए, एक को हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन और एक को हमने कहा मोनोपोली। दूसरी चीज प्रभाव डालती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक जितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये अगर इक्वल टू 1 है तो बहुत अच्छा है। इफ दिस इज ग्रेटर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर, ज्यादा भार उत्पादकों पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर, ज्यादा भार उपभोक्ताओं पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, ज्यादा भार उत्पादकों पर। अब आ गई तीसरी चीज, कॉस्ट कंडीशंस। इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट में सरकार का लाभ कम होता है, मांग कम होती है, और डिक्रीजिंग कॉस्ट में सरकार का लाभ ज्यादा होता है, मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उपभोक्ता पर भी कम प्रभाव पड़ता है। ये तीनों में से कोई चीज पूछी जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर ज्यादातर केवल परफेक्ट कंपटीशन पूछा जाता है, मोनोपोली भी नहीं पूछा जाता। एक चीज जो मैंने बताई थी वो बताई थी लंप सम टैक्स, लेकिन जनरली नहीं आता। लेकिन अगर मोनोपोली होगी तो लंप सम टैक्स लिखना होगा, अगर मोनोपोली नहीं होगी तो लंप सम टैक्स लिखना ही नहीं होगा। दूसरा क्या कहलाता है? प्रति इकाई कर, पर यूनिट टैक्स। किसी भी नाम से आएगा, जीएसटी एसटी के नाम से, तो प्रति इकाई कर ही लिखिएगा। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में मैंने कई तरह के डायग्राम्स बताए हैं। कोई चीज अगर समझ में ना आई हो तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस इट।
अभी हम लोग इसका डिस्कशन आराम से कर सकते हैं। अगर आ गया है तब तो खैर बहुत अच्छी बात ही है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन गारंटीड है। दूसरा क्वेश्चन आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में से, जिसको हम अगले हफ्ते पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन पॉलिसी से आता है, जिसको उसके अगले हफ्ते पढ़ाएंगे। होपफुली हम लोग फरवरी के महीने में अपने टॉपिक्स को खत्म कर लेंगे। और अगर आप कोई फर्स्ट पेपर का या कोई और पेपर का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते होंगे जो कवर नहीं किया गया होगा, या थर्ड पेपर का, वो भी हम पढ़ा देंगे। एनी क्वेश्चंस नाउ? वेरी गुड, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये इससे अच्छी बात है कि हमारे सारे बच्चे या तो समझ गए या एक बार भी नहीं। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, अच्छी किताब लीजिए, कोई सी अच्छी किताब लीजिए और पढ़िए। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मजबूरी है, दे टेक एस एन लाल, आई जस्ट नॉट नो व्हाई, बट इंग्लिश मीडियम पीपल हैव ए ग्रेटर चॉइस, वेरी ग्रेट चॉइस। दे कैन आस्क, दे कैन रीड एनी बुक एंड दे कैन स्टडी ए बिट मोर। अब देखिए, ये बात तो पक्का है कि अंग्रेजी मीडियम वालों को किताबों का ज्यादा लाभ मिलता है, हिंदी वालों के लिए किताबें उपलब्ध नहीं है। दिस इज व्हाई आई स्पीक largely in Hindi also, although this is an English medium section, and I speak all the words in English as well. I write in English, I generally label the diagrams in English, speak in English as well, but I also explain some things in Hindi, which may not be very good for English medium students. लेकिन if there is a theory class, we can do it. अगर कोई theory का class होगा तो you'll speak more in English. कोई पेपर 1 में या पेपर 2 में कोई प्रॉब्लम हो तो you can just ask. और नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए छुट्टी दे देते हैं और 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं। 1 हफ्ते बाद हम पब्लिक एक्सपेंडिचर शुरू करेंगे, ऐसा आप लोग। यस सर। 1 हफ्ते बाद, कल हम नहीं करेंगे। हाँ, वो जो लिंक है वो किसी एक आदमी को हम शेयर कर देंगे, जिसको भी सुनना होगा, whoever he wants to, तो आई विल गिव द लिंक टू समवन। जो जनरली इस क्लास में कौन हमको फोन करता है ज्यादा जनरली, मुझे याद नहीं आ रहा। इज इट पार्थ? नहीं, इज इट मानस, पार्थ, कौन है, कोई बताएगा? याद नहीं आता। कोई भी कर देना, जो भी कर देना, हमारे फोन पर व्हाट्सएप कर देना, हम उसी को भेज देंगे। ही विल सेंड इट टू अदर्स। सर एक क्वेश्चन है। यस बेटा, गौरी। सर जैसे कि जो अमेरिका, वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहाँ पर ये 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है, तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स होते हैं। तो वहाँ पर ये इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता होगा? वहाँ पर गवर्नमेंट की जरूरत होती है। आपने जो सवाल पूछा है बिटिया रानी, उसको हमें 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। ये जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स्ड 3 तरह की जो आपको अर्थव्यवस्थाएं बताई जाती हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ये क्या हुआ सिद्धार्थ जी, कोई दूसरा सवाल पूछ रहे हैं? अगर आपको नहीं सुनना हो इस प्रश्न का उत्तर तो यू कैन जस्ट लॉग ऑफ। हम तो बिटिया रानी का जवाब दे रहे थे, गौरी सरोज का। तो बेटा, पूंजीवाद का मतलब, समाजवाद का मतलब, या साम्यवाद, सोशलिज्म का, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भी बात आप कर रही हैं, इसमें होता क्या है पहले समझिए। जो उत्पादन होता है ना, उसके 3 यक्ष प्रश्न होते हैं। किस चीज का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, किस तरीके से करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये 3 सवाल होते हैं। इसका उत्तर अगर मार्केट से लिया जाता है, मार्केट माने बाजार से लिया जाता है। बाजार कैसे लेता है? इफ प्राइसेस आर राइजिंग वी शैल प्रोड्यूस मोर, इफ प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग वी शैल नॉट प्रोड्यूस। सीधी सी बात है, जिस चीज की कीमत बढ़ रही है इसका मतलब उसकी मांग बढ़ रही है, इसका मतलब उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। और जिस चीज की कीमत घट रही है इसका मतलब उसकी डिमांड घट रही है, इसका मतलब उसके प्राइसेस घट रहे हैं, इसकी उत्पादन नहीं करना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस पर आधारित होती है? मार्केट पर, बाजार। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो किस पर आधारित होती है? सरकार तय कर देती है किस चीज का उत्पादन करना है, गेहूं का, चावल का, कपड़े का, अनाज का, कंप्यूटर का, किसी का भी। तो वहां ये तीनों निर्णय, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट मच टू प्रोड्यूस, कौन तय करता है? सरकार। और जहां दोनों के बीच की चीज होती है, जैसे भारत में क्या है, कुछ चीजें मार्केट पर होती हैं और कुछ चीजें सरकार के आधार पर होती थी।
जैसे मार्केट के आधार पर क्या होता था, पूरी कृषि, आप अपनी बोने क्या बोना है आप तय करिए, हमसे क्या मतलब, गेहूं, चावल, आलू, प्याज, जो चाहे बोइए, दैट इज योर चॉइस। लेकिन कुछ चीजें सरकार उत्पादित करती थी, जैसे बिजली, जैसे रेल, बहुत सारी चीजें। तो भारतीय इकोनॉमी को क्या कहते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, किसके आधार पर होता है कि जो उत्पादन के निर्णय हैं वो कौन ले रहा है, पूंजीपति, सरकार या दोनों। तो पूंजीपति, जो भी पूंजीवादी सरकार है, इसमें सरकार नहीं होती क्या? अमेरिका में सरकार नहीं होती क्या? होती ही है, क्योंकि सरकार का बहुत सारे काम तो बची रहे। मान लीजिए आपने कहा कि पैदा करने का अधिकार हमें है और हम तो चरस पैदा करेंगे, आई विल प्रोड्यूस हेरोइन, और ये देश के लिए खतरनाक है, तो क्या सरकार नहीं रहेगी? सरकार विल बी देयर, गवर्नमेंट विल बी देयर। तो जो निर्यात आयात है उसके बारे में भी सोचिए। भारत सरकार थोड़ी निर्यात करती है, भारत सरकार आयात नहीं करती है, करती है कुछ चीजों की बात हम कर सकते हैं, कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो निर्यात आयात करती है। निर्यात कौन करता है? हम, आप, एक्सपोर्टर। आयात कौन करता है? इंपोर्टर। सरकार क्या करती है? सरकार बताती है कि आयातों पर कितना कर लगेगा, टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी कितनी लगेगी, क्योंकि उससे सरकार को आमदनी होती है। तो अमेरिका में भी तो यही होता है। अमेरिका में निर्यात कौन करता है? व्यक्ति। लेकिन टैक्स कौन तय करती है? सरकार। तो सरकार तो रहेगी ही, उत्पादन के निर्णय कौन ले, हु शैल टेक द डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, दिस डिफरेंशिएट्स बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत कहने को, अब आप चाहे जो कहें, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है। और निश्चित रूप से मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर चीजें अब प्राइवेट क्षेत्र में चली गई हैं। रेलवे, दो चार चीजों को छोड़कर, जैसे बीएसएनएल है तो बीएसएनएल के साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं, जियो की, भारती एयरटेल वगैरह की। तो उत्पादन का निर्णय केवल अब बीएसएनएल नहीं करता। जहां केवल सरकार का एकाधिकार होता है उसे हम कहते हैं सरकार या समाजवाद। जहां केवल निजी क्षेत्रों का एकाधिकार होता है वहां कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। लेकिन सरकार तो रहेगी ही, बिना सरकार के तो कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार को सड़क बनानी है, सरकार को पब्लिक फाइनेंस पूरा करना है, तो ट्रेड भी होगा, डिफेंस भी करना है। बिल्कुल ठीक है। आ गया गौरी जी समझ में? तो कैपिटल और सोशलिज्म का संबंध किससे है? उत्पादन के प्रश्नों से, राइट? अरे बेटा ऋषभ, तुम ऐसी चीज पूछते हो शायद किसी को किसी में इंटरेस्ट ही ना हो। मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट हमने किया, हमको 5% 100 पर 1 साल के बाद ब्याज मिला, तो 100 का 105 हो गया। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट। कौन सा? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन 1 साल के अंदर अगर वस्तुओं की कीमतें 8% बढ़ गई तो हमने 100 जमा किया, मिला 105 और खरीद पा रहे हैं कम, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस। ठीक, थैंक यू कर दिया नीरज ने। दिस इज ओवर नाउ, द क्लास इज ओवर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।